खड़ी चट्टाने ढह गई। तो खड़ी इमारतें ढह गई है, ढहती तो ढहने दो। अरे एक्चुअल में दिक्कत क्या है? What's up guys? मैं आज को हम सभी नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, वो थोड़ा पहले कुछ भूल गया था तो अब मैं बाकी की बात कंटिन्यू करता हूँ। तो आज अपन बात करने वाले हैं आपकी मैच्योर हेयर लाइन की और आपकी रिसीडिंग हेयर लाइन की, दोनों में फर्क क्या होता है। तेरा है ना साइंस बताने वाला हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी मैच्योर हो रही है हेयर लाइन इसलिए ऊपर खिसक रही है, या फिर आप गंजे होने वाले हो आगे जाके। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जेनेटिक हेयर लॉस जो आपको मम्मी पापा से मिलता है वो होने वाला है तुमको। क्या होने वाला है दोनों में से सोच लो। चलो ठीक तरह फर्स्ट होने वाला है आपका बार्बर बता सकता है। अब आप बोलोगे वो कैसे बता सकता है? चक्कर ये है, वो आपके बाल है ना हर हफ्ते, हर 15 दिन, हर 20 दिन में आपके बालों को नोटिस करता रहता है, आपके बालों में हाथ घुमाता रहता है, जिससे आपकी थिकनेस का सबसे ज्यादा आइडिया उसी को रहता है। अगर आपने एक ही बार्बर से बाल कटवाए हैं काफी टाइम तक, 6 महीने या 1 साल तक, वो कंफर्मली बता सकते हैं कि आपकी हेयर की डेंसिटी और थिनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, और आपको हेयर लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। उससे जाके एक बार जरूर पूछना कि मेरी हेयर की डेंसिटी में इन 6 महीनों में कोई चेंज आया है, वो बता देगा आपको। सेकंड होने वाला है 3 to 6 मंथ फोटोज लेनी है आपको, मतलब हर 3 महीने में 1 से 2 फोटोज, मतलब महीने की और सॉरी साल की आपको 7 से 8 फोटोज लेनी है बस। मैं ये नहीं कह रहा हूं रोज की एक फोटो लो और 365 दिन तक लेते रहो, कुछ चेंज ही नहीं लगेगा आपको इतना ज्यादा। कम से कम इतना गैप आपको रखना जरूरी, ताकि आप एक डिफरेंस, एक चेंज है ना आप नोटिस कर सको खुद से कि एक्चुअल में आपकी हेयरलाइन में चेंज आया है नहीं है। और अपना स्टांस सेम रखना। अगर आप ज्यादा ऊपर स्टांस ले रहे हो तो हर बार ऊपर ही लेना। अगर आपने थोड़ा सा नीचे लिया ना तो ऐसा लगेगा या तो आपके बाल उग गए हैं या फिर एक्स्ट्रा चले गए हैं, तो ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। आपको स्टांस बिल्कुल सेम लेना। थर्ड होने वाला है आपकी क्रोनिक न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज की वजह से हो सकता है, भले विटामिन डी की हो या फिर विटामिन B12 की हो या फिर आपकी विटामिन B7 की हो, मतलब बायोटिन की हो, जिसकी वजह से आपके हेयर जा रहे हैं और वो हो सकता है हेयर लॉस हो ही नहीं, आपकी गलतियों की वजह से आप गलत चीजें खा रहे हो। तो पैनिक मत करो, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को एक बार सही करके देखो, हो सकता है आपका ना हेयर फॉल रुकी जाए, हेयर लॉस रुकी जाए, आपको हेयर लॉस हो ही नहीं रहा हो। फोर्थ पॉइंट में अपन डिस्कस करेंगे, एक्चुअल में जब हेयर लाइन खिसकती है ना तो सिर्फ आगे के बाल जाते हैं हेयर लाइन खिसकने में, पीछे के बालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके आगे के बाल जा रहे हैं खाली तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक मैच्योरिटी चल रही है। लेकिन अगर आपके किसी शेप के अंदर बाल जा रहे हैं, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपकी हेयर लाइन खिसक रही है और आपके एम शेप के अंदर बाल जा रहे हैं, मतलब ये आगे का हिस्सा तो ऐसा ही है और पीछे की तरफ ऐसे, मतलब टेंपल रीजन की तरफ एम शेप बन रही है ना पूरी की पूरी, तो आप थोड़ा सा नहीं समझ जाओ कि ये आपका ना जेनेटिक हेयर लॉस का साइन हो सकता है। या तो एम शेप में बाल जाए, या फिर आपका क्राउन रीजन जा रहा है उधर से सबसे ज्यादा बाल जा रहे हैं, या फिर आपका पूरा यू रीजन चला जा रहा है। यू रीजन मतलब आपका क्राउन रीजन और ये शेप पूरी आगे जाके जुड़ने वाली है और पूरे आगे जाके इस तरीके से बाल जाने वाले। आप यहाँ पे पिक्चर दे सकते हो यू शेप कैसे बन रहा है। तो इस टाइप से है ना आपके प्लेसेस के हिसाब से और शेप्स के अंदर बाल जा रहे हैं ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपकी मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जो आपकी डीएसटी की फॉलिकल्स की, डीएसटी की है ना फॉलिकल्स के अंदर बाइंड होने की वजह से हो रही है, जो जेनेटिक्स की वजह से डिपेंडेंट होता है आपके अंदर मम्मी पापा की वजह से। और आपका फिफ्थ होने वाला है आपकी किस टाइप की हेयर लेंथ के बाल जा रहे हैं। मैंने आपको है ना हेयर की ग्रोथ साइकिल एक्सप्लेन कर रखी है। एनाजन फेज में 2 से 7 साल तक डिपेंडिंग अपॉन आपकी जेनेटिक्स हेयर ग्रो करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जो नीचे का हेयर है ना वो नया ग्रो होने लग जाता है और पुराने हेयर को बाहर धक्का देते हैं, जिसको बोलते हैं हेयर शेडिंग। हेयर शेडिंग में कितने बाल गिरते हैं वो बाद में बात करेंगे, लेकिन इस तरीके से हेयर बाहर निकल जाता है, जो एक हेल्थी प्रोसेस है हेयर के लिए, नए हेयर की ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, अब जैसे वो हेयर शेडिंग हो रही है तो वो हेयर बाहर निकल के गिर गया, तो वो किस लेंथ का होना चाहिए? कोई कोई बड़े हेयर भी होते होंगे, कोई कोई छोटे भी होते होंगे। ऑब्वियसली किसी भी फॉलिकल की ना कितनी भी एज हो सकती है, ठीक है, जो है किसी भी हेयर की कितनी भी एज हो सकती है। पूरे हेड पे ना अलग अलग एजेस वाले हेयर चल रहे हैं, तो ये याद रखना। तो आपको ये याद रखना, ये जो रेशियो होगा ना वो 70-30 का होगा। बड़े बाल ज्यादा शेड होंगे, छोटे बाल थोड़े से कम होंगे उसके मुकाबले। अगर आपको ये चीज दिख गई कि छोटे बाल भी उतने ही शेड हो रहे हैं जितने बड़े बाल हो रहे हैं, तो समझ जाना कि आपका मिनिएचराइजेशन हो रहा है फॉलिकल्स का डीएसटी की वजह से, और आपको हेयर लॉस होना चालू हो चुका है। डॉक्टर के पास जाओ। सिक्स्थ होने वाला है जेनेटिक हेयर लॉस आपकी फैमिली के अंदर रन कर रहा है। अगर आपकी फैमिली में किसी ना किसी को है, पापा को, दादाजी को, तो ये समझ जाना कि आपको भी हो सकता है, ये चांसेस है। लेकिन कई बार ऐसा भी मैंने देखा है जिन लोगों के पापा दादाजी को ऐसा होता है, लेकिन बंदों के बाल है ना लिटरली इतने थिक होते हैं, क्या बताओ। तो उल्टा भी हो जाता है इसका कि है ना पापा और दादाजी को कुछ नहीं और बच्चे के बाल अजीब हो जाए, मतलब गंजा हो जाए, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये बाल पे, इस बात पे ना पूरी आपकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड नहीं करती है। और आपका नेक्स्ट होने वाला है आपके हेयर प्रोडक्ट्स जो आपके लिए पहले काम करते थे वो कब काम नहीं कर रहे। मतलब आप थिक हेयर प्रोडक्ट्स लगाते थे क्योंकि आपके थिक हेयर थे। अगर आपकी वो थिक हेयर प्रोडक्ट्स अब आपके बालों को सुला रहे हैं और चिपका रहे हैं ना आपकी सर से, तो आप समझ जाना आपके बाल थिन हो चुके हैं और अब आपके बाल उतना वजन नहीं संभाल पा रहे और आपको दिक्कत होने लग गई है और आपकी हेयर स्टाइल भी उतने टाइम तक मेंटेन नहीं हो रही क्योंकि आपकी हेयर की क्वालिटी डीएसटी की मिनिएचराइजेशन की वजह से खत्म हो चुकी है। 8 होने वाला आपके टोटल
हेयर फॉलिकल्स है ना पूरे सर पे होते हैं 1 लाख, ठीक है, उसमें से 0.1% गिर जाते हैं। 0.1% मतलब 100 फॉलिकल्स, मतलब जिनमें से 100 बाल होते हैं ना रोज टूट के गिरेंगे। अगर 100 से ऊपर रहे ना तो टेंशन लेना चालू कर दो, पूरे दिन में 100 से ऊपर नहीं गिरने चाहिए, याद रखना। और आपके शैम्पू के टाइम पे कितने बाल गिर रहे हैं? नॉर्मली गिरते हैं 15 से 20, 20 से 25, 30। अगर आपके 50, 60 से भी ऊपर जा रहे हैं ना खाली शैम्पू के अंदर, तो फिर खोपड़ी लगाना चालू कर दो, आपको हेयर लॉस हो सकता है जेनेटिक्स वाला। नेक्स्ट होने वाला आपको हेयर का टग और पुल टेस्ट, ये आप कर सकते हो। अब ये कहां से सीखोगे? ये वाली मेरी वीडियो बनी नहीं है, इसमें आपको हेयर की हेल्थीनेस टेस्ट करने का मैंने बताया है। फर्क 5 मेथड्स बताया, जिसमें से 2 मेथड ये भी है, एक्सप्लेन कर दिया, जाके देख लो। 11th होने वाला है आपकी है ना हेयर लाइन है ना, वो किस वे में मूव कर रही है? ओवरऑल मूव कर रही है या फिर टेंपल मूव कर रही है? मतलब आपकी हेयरलाइन है ना अगर मैच्योर होने वाली होगी तो वो ओवरऑल पीछे जाएगी, यहां से भी उतनी पीछे जाएगी, यहां से भी उतनी पीछे जाएगी और यहां से भी उतनी पीछे जाएगी। अगर आपको जेनेटिक हेयर लॉस होगा जिसकी वजह से ना एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आपकी हेयरलाइन यहां से तो थोड़ी बहुत जाएगी, बाकी यहां से एक्स्ट्रा ही चली जाएगी पीछे, ये याद रखना। क्योंकि जेनेटिक हेयर लॉस इस जगह को और क्राउन की जगह को ही मेन है ना तोड़ता है, ये याद रखना। इधर की मेन फॉलिकल का मिनिएचराइजेशन होता है, फिर धीरे धीरे पूरे सर को खा जाता है, ये याद रखना। आपने ना अपनी नॉर्मल हेयर लाइन देखी होगी जिस टाइम आप मैच्योर नहीं हो रहे थे 12, 13, 14 साल की उम्र में, अगर उससे आधा या 1 इंच पीछे गई है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही 1 इंच से ज्यादा पीछे जाने लग जाए ना तो समझ जाना दिक्कत होनी चालू हो चुकी है, जाओ डॉक्टर के पास। 12th होने वाला है आपकी जो है ना मिनिएचराइजेशन होगा ना फॉलिकल्स का डीएसटी, वो आपके पूरे हेड को टारगेट करेगा, लेकिन जो आपकी मैच्योरिटी होगी वो सिर्फ आपके आगे के बालों को टारगेट करेगी। तो आपकी हेयर ग्रोथ अगर स्लो हो रही है ओवरऑल हेड पे तो समझ जाना दिक्कत हो गई है। 13 होने वाला है जो आपकी हेयर लाइन होगी ना वो सिर्फ आगे की तरफ से बाल टूटेंगे और वो किसी टाइम पे आएगा, वो रुक जाएंगे। लेकिन अगर आपको डीएसटी वाला हेयर लॉस है तो वो कभी नहीं रुकने वाले। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम। कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना।